सबको लगता था कि निंग बस एक पागल, अकेला और एक बेकार इंसान है। किसी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना नहीं था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसे एक अजनबी आइलैंड पर फेंक दिया गया, जहां हर मिनट उसकी मौत पीछे खड़ी थी। निंग स्मार्ट नहीं था, लेकिन खुद को जीने समझता था। मेमोरी वीक, सोचने की कैपेसिटी लो, और फिर भी वो मानता था कि वो स्टीवन हॉकिंग और आइंस्टाइन से ज्यादा तेज है। एक दिन वो अचानक आंखें खोलता है और अपने आप को डार्क क्लाउड एयर और बस एक डिम लाइट वाले रूम में पाता है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। तब एक आवाज आती है कि क्या तुम जग गए? केयरफुल, दीवार तुम्हारी तरफ मूव कर रही है। ये आवाज दीवार के पार से आ रही थी। मिंग जल्दी से घूमता है और देखता है कांटों से भरी दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। हार्ट बीट बढ़ जाता है। वो झटके से उठता है और दूसरी तरफ भागता है। जैसे ही वो हिलता है, दीवार रुक जाती है। फिर से वो लड़की जिन कहती है कि कोई फायदा नहीं, डोर अंदर से खुलेगा। निंग खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिल्स नहीं टूटती। थककर जमीन पर बैठ जाता है। जिन रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ मरने वाले हो। तब निंग पूछता है कि तुम हो कौन और चाहती क्या हो। सुराग से झांक कर वो देखता है, वो भी उसी की तरफ फंसी है। कांटों वाली दीवार हर कुछ मिनट में हमारी तरफ पुश करती है। जिन कहती है रिलैक्स, अगर तुम्हारे पास विंडो है तो तोड़कर निकल जाओ। निंग बोलता है मेरे पास विंडो ही नहीं है। जिन धीमे से कहती है कि तुम मुझे कुल्हाड़ी दे दो, मैं पहले खुद को फ्री करूंगा, फिर तुम्हें बचाऊंगा। जिन कहती है प्रॉमिस करो कि वापस आओगे। दीवार उसकी तरफ भी बढ़ने लगती है, तो निंग मजबूरी में कहता है कि फाइन, प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन कुल्हाड़ी सुराग से नहीं जाती। दीवार तोड़ने की कोशिश करो। निंग कहता है ये नहीं टूटेगी, प्योर स्टील है। जिन थकी हुई आवाज में बोलती है चुप रहो, लेट मी थिंक। निंग झुंझुला कर कहता है तुम यहाँ कैसे आई? निंग पूछता है मुझे याद नहीं, बस इतना कि मैं सबवे में थी और उठी तो एक आयरन बेड पर थी। बेड तोड़ और मुझे आयरन रोड दो। निंग कहता है। जिन मान जाती है। निंग रोड लेकर विंडो तोड़ता है और खुद बाहर निकल आता है टाइम से ठीक पहले। तभी जिन चिल्लाती है मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो पास्ट की बातें याद करती है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी। इस दौरान उसके एक दोस्त के पैर पे चोट लग गई थी। ये देख वो उसका इलाज करने लगी। तब उसके बाकी दोस्त ने कहा इसे छोड़कर यहाँ से चलते हैं, यहाँ बर्फबारी होने वाली है। मगर जिन ऐसा नहीं करती। तब उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो अपने साथी का ध्यान रखने लगी। मगर एक दिन उसका दोस्त उसे किस करने की कोशिश करता है। ये देख जिन वहाँ से भाग जाती है। जब वो वापस लौटी तब उसने देखा उसका दोस्त यहाँ से उसे छोड़कर जा चुका है, जबकि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। तभी प्रेजेंट में निंग वुडन रूफ तोड़कर हाथ बढ़ाता है जिन की तरफ। उसे देख जिन हैरानी से पूछती है तुम वापस आए? निंग सीरियसली कहता है अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। दोनों लाइट हाउस की बालकनी पर उतरते हैं, जहाँ एक मेटल डोर उन्हें अंडरग्राउंड टनल की तरफ ले जा रहा था। सीढ़ियाँ उतरते वक्त कुछ स्टेप मिसिंग थे। निंग कहता है जंप करो, मैं पकड़ लूंगा, मुझे डर लग रहा है। जिन कहती है। वो कूदती है, दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सी में गिरते हैं। ठंडा पानी, घबराहट और निंग के पुराने डर वापस आने लगते हैं। जिन उसे खींच कर ऊपर लाती है और लाइट हाउस के नीचे बने एक कमरे में ले जाती है। वहाँ एक सड़ती हुई लाश। तभी पीछे से आवाज आती है, एक ऑरेंज हेयर लड़का साथ में चाकू लिए उन्हें घूर रहा है। वो उनसे कहता है कि उसे जमीन पे रख दो। जिन डर के मारे मान जाती है। फिर वो पूछता है कि तुम हो कौन और ये मम्मी यहाँ कैसे आई? जिस पे वो बताती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। तब वो लड़का निंग के पैरों पर मारकर उसे जगाते हुए कहता है क्या तू इस लड़की को जानता है? मगर निंग उसे पहचानने से मना कर देता है। ये देख जिन काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर वो बताती है शायद ये नदी में गिर गया, इसी वजह से वो सब कुछ भूल गया। वो लड़का जिसका नाम जंग है उसे कहता है कि चुप हो जाओ और कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसकी बेकार कहानियां पर यकीन कर ले। जिन उसे विनती करती है कि उन्हें जाने दे। जब वो निंग को खत्म करने वाला होता है, वो रुकता है और एक शर्त पर मान जाता है, अगर वो एक वर्ड में बताए कि निंग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाएगा। वो घबरा जाती है जब वक्त खत्म होने लगता है और वो लगभग निंग को मार देता है। अचानक वो चीखती है कि रुक जाओ और फिर पूछती है कि वो अपने पुराने दोस्तों को कितने वक्त से जानता है। वो थोड़ा रुक कर जवाब देता है कि वो उसे 25 साल से जानता है, जब वो 3 साल का था और ऑर्फनेज में था। वो कहता है कि बकवास बंद करो और सीधा पॉइंट पर जाओ। वो कहती है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए जरूरी है कि वो हमें पुराना जानता हो, तो क्या उसे यकीन है कि उसके दोस्त उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे? वो चुप हो जाता है और वो आगे बताती है कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी किसी की जान बचा सकता है, चाहे वो उसे जानता हो या नहीं। वो उठता है और कहता है कि चुप हो जाओ और वो चाकू रख देता है। वो कहता है कि उसके दोस्त उसके लिए कुछ भी करेंगे और यहाँ वो गलत है, लेकिन वो ये भी मानता है कि यहाँ हर किसी के लिए सच नहीं होता। कुछ देर बाद जिन निंग को समझाती है कि क्या हुआ था पहले और कैसे उसने उसकी जान बचाई। उसे यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ किया था। जंग उससे पूछता है कि आखिरकार बात याद है? तो वो कहता है कि वो 5th क्लास में प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रहा था। सब समझ जाते हैं कि सब कुछ भूल चुका है। जिन देखती है कि यहाँ तो मम्मी है, तो मम्मी यहाँ कैसे हो सकती है? वो मम्मी का हाथ ऐसे पकड़ती है जैसे कोई कैंडी हो और कहती है कि ये लाश यहाँ क्यों रखी है। फिर लड़कों की मदद से बॉडी को जमीन पर रखती है और अच्छे से देखती है। जंग अंदाजा लगाता है कि शायद ये कोई मरीन था और उसको कपड़ा फाड़ देता है। सब शॉक में रह जाते हैं क्योंकि बॉडी पर नंबर्स नाइफ से उकेरे गए थे। सब सोचते हैं कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बात
बात वहीं छोड़कर दूसरी बात करने लगते हैं। जंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो एक गैंग के लिए काम करता था जिसका लीडर चाइना में है। 3 दिन पहले वो किसी पंख वाली नाव से भाग रहा था और जब होश आया तो यहाँ था। कि जिन भी अपनी कहानी बताती है कि वो भी सबवे में सो रही थी और उठी तो यहाँ पाई। दोनों को शक होता है कि शायद ये किसी और गैंग का या ह्यूमन ट्रैफिकर्स का काम है, लेकिन इन कहता है कि नहीं, बॉडी पर जो नंबर्स है वो कोई बड़ा साइन है और ये सब किसी खेल का लग रहा है। जिन भी मान जाती है और कहती है अब तक सब कुछ किसी स्केप गेम जैसा है तो हमें क्लू ढूंढने चाहिए। जंग बताता है कि उसने जगह सर्च कर ली है और एक टूटी सीढ़ी मिली है। तभी जिन मम्मी के कान में कुछ देखती है, एक स्ट्रोल उसे निकालती है तो अंदर एक मैप होता है जिसमें की जगह पर एक्स मार्क और लाइट हाउस बना है, साथ ही कुछ और सिंबल्स हैं। निंग कहता है ये मैप मैंने पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। जंग चिल्लाता है और जोर लगाकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन निंग कहता है सर में दर्द हो रहा है। जिन उसे संभालती है और एक कोने में लेकर पूछती है कि ठीक हो ना। किंग कहता है कि जब वो सोचता है तो सिर्फ फटने लगता है। जिन कहती है कि खुद पे जोर मत डालो और तसल्ली देती है। जंग उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि दोनों सो रहे हैं। वो उन्हें लात मारकर उठाता है और कहता है कि चलो मैप वाली जगह पर चलते हैं। निंग एक्साइटेड हो जाता है जैसे ट्रेजर हंट पर जा रहे हो, लेकिन जिन पूछती है इस हालत में जाना सही है। जंग कहता है चॉइस नहीं है और अब तुम लोगों मेरे गुलाम हो। सामान बांधकर तीनों जंगल में निकलते हैं। अचानक जंग उन्हें रुकने के लिए कहता है और जमीन चेक करता है जहाँ उसे एक ट्रैप मिलता है जिसमें अभी तक खून लगा है। वो कहता है अगर किसी और के निशान मिले तो अपने निशान मिटा देना। फिर वो दोनों से कहता है गुलामों की तरह खाना पानी ढूंढो। निंग कुछ अजीब फल ले आता है और जिन मशरूम्स ले आती है। तभी जंग अचानक आता है और एक खरगोश मार देता है। फिर उन्हें एक केव में ले जाता है जो उसने पहले देख रखी थी और मांस पकाने लगता है। सारा मांस अकेले खा जाता है और निंग जिन के लिए बस फल छोड़ देता है। खाना खत्म करके जिन से कहता है कि मेरे लिए बिस्तर बना दो। वो उठकर बनाने चल जाती है और निंग से कहता है बचा हुआ मीट ले लो। फिर वो केव के अंदर जाता है और निंग को कहता है अंदर मत आना, तुम बस निगरानी कर। अंदर जिन बिस्तर बना रही होती है। तभी जंग उसे दबा लेता है। वो खींचकर मदद मांगती है। बाहर निंग सुनता है और दौड़कर अंदर जाता है और चिल्लाता है रुक जाओ। ये सुनकर जंग को गुस्सा आता है और वो निंग को लात मारकर गिरा देता है। निंग फिर उठता है और कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हम टीम है। जंग तंग आकर उसके मुंह पर मुक्का मारता है और नीचे फेंक देता है। शाम होने लगती है तो जंग जंगल में अकेले निकल जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसे उस बेकार निंग से लेक्चर सुनना पड़ा। तभी उसे मदद की आवाज सुनाई देती है। वो केव की तरफ दौड़ता है और देखता है कि जिन और निंग भी वही आवाज सुनकर बाहर आ गए। ये उन्हें कहता है कि उसके पीछे आओ। जब वो आवाज के सोर्स तक जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी जैसे भाग रहा हो किसी से, और जिन देखती है कि वो ट्रैप में गिरने वाला है तो उसे वार्न करने लगती है, लेकिन निंग उसका मुंह बंद कर देता है। जंग समझ जाता है कि वो आदमी जिससे भाग रहा है वो दिख नहीं रहा तो कुछ गड़बड़ है। वो अंदाजा लगाता है कि जिसने ट्रैप बनाया वही उस आदमी का पीछा कर रहा है। और तब वो लोग देखते हैं कि एक ट्राइबल बंदा कुल्हाड़ी के साथ आता है। जो आदमी ट्रैप में गिरा था वो मुश्किल से उठता है, लेकिन वो ट्राइबल बंदा उसे काफी बुरी तरह से मार देता है और उसकी लाश घसीट कर ले जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो जंग कहता है कि उन्हें केव में वापस जाकर छुप जाना चाहिए। अंदर जिन आराम करने लगती है जबकि निंग पूछता है कि यह आदमी कौन हो सकता है और क्या यहाँ कोई जंगली आदमी था। जंग सिंपल जवाब देता है कि उसे क्या पता और कहता है कि यह जगह सोची गई जगह से भी बहुत खतरनाक है। फिर वो कहता है कि वह रात भर केव की निगरानी करेगा और निंग को होशियार रहने को कहता है। अगली सुबह निंग और जिन खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और निंग को एक कोकोनट ट्री मिलता है। वो उस पर चढ़कर कोकोनट नीचे गिराता है ताकि जिन पकड़ ले, लेकिन अचानक एक कछुआ उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो जोर से चीखती है और निंग घबरा जाता है कि जरूर किसी ने उसकी आवाज सुन ली होगी। जंग भाग कर आता है ये सोच करके कि वो जंगली बंदा वापस आ गया, लेकिन जब उसे असल बात पता चलती है तो वो दोनों को बेवकूफ और बेकार कह के डांटता है। अचानक वो भाग जाती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है और निंग को फिक्र होने लगती है। जब वो अपना काम खत्म करती है तो उसे आदमियों की कदमों की आवाज आती है और वो डर जाती है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए कुछ उसके पास आता है और वो जोर से चीखती है और लड़के ये सुनकर उसे बचाने दौड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दी ट्राइब के लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पे गिरा रखा है। निंग बेचैन होता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जंग कहता है कि अभी कोशिश करना बहुत रिस्की है। जब उनमें से एक ट्राइब का आदमी कुल्हाड़ी उठाता है बेचारे जिन को खत्म करने के लिए, तो लड़का डिसाइड करता है कि अब लड़ना होगा। निंग दौड़कर मदद करता है, लेकिन कोई आदमी एक्स वाले के सर पर गोली मार देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर दूसरा आदमी भाग जाता है और जिन निंग को जोर से गले लगा लेता है। उसे देखकर कोई उनके पास आता है और वहाँ ऊपर देखता है तो एक औरत गन लेकर खड़ी होती है। उसी ने उनकी जान बचाई थी। वो अपना नाम ट्रेसी बताती है जो पुलिस की मेंबर है और कहती है कि जल्दी करो क्योंकि जंगली लोग वापस आ सकते हैं। वो बताती है कि क्लिफ के नीचे उसके साथी हैं और पूछती है कि क्या वो उनके साथ चलना चाहते हैं। जिन एक्साइटेड होकर कहती है कि जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा है। जंग उसे रोकता है और पूछता है कि वो कभी हांगकांग गई है, जिसके जवाब में वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि वो भी नहीं गया, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसने उसे कहीं देखा है। वो कैजुअली इस बात को टालती है कि शायद कोई उसे जैसा दिखता होगा, लेकिन गुरु पर वो थोड़ा शक
में आ जाता है। वो झुक कर आदमी के जख्मों को चेक करती है और देखती है कि उसे पीठ में गोली लगी है, जबकि उसने सिर पर निशाना लिया था। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक चैंपियन शूटर है और कोई चांस नहीं है कि उसका निशाना चूक जाए। लेकिन इससे पहले कि वो और सोचे, जंगली लोग वापस आ जाते हैं और ग्रुप उनके तीरों से बचने के लिए भागता है। ट्रेसी एक गड्ढे के नीचे छुप जाती है और गोलियां चलाते हुए कहती है कि सब जंगल की तरफ भाग जाएं। जंग उस बेकार कपल मतलब जिन और निंग को वहां ले जाता है जहां ट्रेसी ने बताया था। ये लोग वहां पूल के पास थोड़ा आराम करते हैं और फ्रेश होते हैं और सोचने लगते हैं कि ट्रेसी को इतनी देर क्यों हो गई वापस आने में। जंग कहता है कि क्या वो मर तो नहीं गई या भाग गई, और दोनों इडियट को वार्न करता है कि इस आइलैंड पर और भी लोग हैं और बहुत संभल कर रहना होगा। वो कहता है कि मम्मी के जिस्म से जो मैप और कोट मिला था उसका जिक्र किसी और से कभी मत करना। जिन कहती है कि वो वही करेगा जो निंग कहेगा, लेकिन वो इडियट वीडियो गेम जैसी फाइटिंग क्लास और रैंक्स की बकवास करने लगता है। फिर जंग की बात मान जाता है टीम बनाने के लिए और सबसे कहता है कि वादा करो कि सभी टीम में रहेंगे। ड्रामेटिक अंदाज में तीनों कसम खाते हैं कि जिंदा रहने के लिए मिलकर लड़ेंगे और एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। तभी ट्रेसी वापस आती है और कहती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची हैं। फिर वो कहती है कि उनका पीछा करे क्योंकि वो उन्हें अपने बाकी साथियों के पास ले जा रही है। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वह उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है और कहती है कि जंगली लोगों ने इन पर हमला किया था और उसने कुछ जंगलियों को मारकर उनकी जान बचाई। उनमें से एक आदमी उसकी तारीफ करता है जबकि दूसरा कहता है कि उसने इन अजनबी लोगों को बचाकर अपनी गोलियां बर्बाद कर दी। जंग उस आदमी पर गुस्सा होता है जिसने ये कहा और उसे धमकी देता है, लेकिन ट्रेसी बीच में आ जाती है और कहती है कि लड़ना बंद करो। वो कहती है कि अगर वो और उसकी टीम उनके साथ रहना चाहते हैं तो उसके रूल्स मानने होंगे और उसके किसी टीममेट को नुकसान नहीं पहुंचाना। जंग हल्का सा मुस्कुराता है और उसके रूल्स मान जाता है। फिर दूसरों से मिलता है जिन ऑर्निंग भी अपना इंट्रो करवाते हैं, लेकिन सब तब हैरान हो जाते हैं जब वो कहता है कि वो एक 5th ग्रेड है। जिन जल्दी से क्लियर करती है कि निंग के सर पर चोट तो नहीं लगी और उसकी याद सिर्फ 5th ग्रेड तक ही है। ट्रेसी फिर बताती है कि उस दिन उसने क्या देखा। उसने एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स देखा था जो काफी खतरनाक लग रहा था और उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें फौरन उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन दूसरा डिसएग्री करता है और कहता है कि हो सकता है वहाँ जंगलियों का हाइड आउट हो। एक और आदमी भी इस बात से अग्री करता है और कहता है कि जब तक कोई सॉलिड प्लान नहीं बनता उस जगह से दूर रहना चाहिए। वो लोग वोट के लिए कहते हैं और वोट बराबर हो जाते हैं क्योंकि जंग वोट बिगाड़ देता है और कहता है पहले वो सोचेगा फिर वोट करेगा और बाद में वो वोट दे देता है उस एरिया को एक्सप्लोर ना करने के लिए। उनमें से एक आदमी अनफेयर होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन ये कहता है कि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, सिर्फ एक लूप होल का यूज किया है। तो ये आदमी कहता है कि वो दोबारा वोट करेंगे और कहता है कि जो कोई उसके साथ एक्सप्लोर करने के लिए वोट करेगा उसको मिलियन का चेक देगा। जंग इसे गद्दार कहकर इल्जाम लगाता है, लेकिन वो डिसएग्री करता है और कहता है कि ये किसी पॉलिटिशियन के प्रॉमिस जैसा है इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि वो चुपके से कुछ नहीं कर पा रहा, सबके सामने कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रेटजी है। जंग मुस्कुराता है और कहता है कि उसके पास भी एक स्ट्रेटजी है और कपल से कहता है कि उसके लिए वोट दे। जब वो आदमी इशिगाकी कहता है कि उसके पास अभी भी एक वोट कम है तो जंग कहता है कि अब से जो भी उसके लिए वोट करेगा उसको वो 30 करोड़ देगा। ट्रेसी कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो कहता है कि इशिगिरी उसके लिए पैसे देगा क्योंकि वो वोट को अपनी तरफ चाहता है, इसलिए उसे ज्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी वो दोबारा वोट करते हैं और नेचुरली जंग जीत जाता है। उनमें से एक आदमी उसके साइड आ जाता है और कहता है कि अगर इशिगाकी चाहता है कि वो लोग कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करें तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगले दिन सब साइड के लिए निकलते हैं और जैसे ही वो जंगल से गुजरते हैं जंग कहता है कि उसे ट्रेसी से अकेले में कुछ डिस्कस करना है। वो कहती है कि वो यही बात कर सकता है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि अकेले बात करे और जब वो फिर भी मना करती है तो वो उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद वो कहती है कि रुक जा और उसे साइड में ले जाती है प्राइवेटली बात करने के लिए, जबकि बाकी लोग सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। अचानक वो उसके गाल पर थप्पड़ मारती है और ग्रुप के पास लौट आती है। कहती है कि यह हद से ज्यादा बेकार इंसान है। वो सिर्फ हंस कर कहता है कि वो सही था और इस बात का बदला लेगा। ग्रुप उससे पूछता है कि क्या ठीक है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं और गुस्से में चलती रहती है। ग्रुप चुपचाप उसके पीछे चलता है जब वो उन्हें कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती है और शाम तक वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सब लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं खड़े होकर देखते रहते हैं। ट्रेसी इशिगाकी से पूछता है कि क्या वो आर्किटेक्चरल साइट पहचान सकता है और वो कहता है कि यह मायान पिरामिड के जैसा लगता है। तो जंग पूछता है कि क्या वो इजिप्ट में है, लेकिन वो कहता है कि वो यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि पिरामिड कई कंट्रीज में होते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल गिनाता है और वो लोग अंदर जाते हैं। नीचे उतरते हुए देखते हैं कि सीढ़ियां खत्म नहीं होती। ट्रेसी उन्हें सावधान रहने और पास
पास रहने के लिए कहती है ताकि अगर वो जंगली वापस आए तो तैयार हो। काफी ज्यादा चलने के बाद वो कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल पार्ट में पहुंच जाते हैं। जिन निंग से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहले उसने सोचा कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है या कुछ ऐसा, लेकिन अब लगता है कि वो किसी और कॉन्टिनेंट में है अजीब लोगों के साथ। वो सोचती है कि शायद ये सब कोई रियलिटी गेम है जो उन्हें जबरदस्ती खेलना पड़ रहा है। निंग एक बच्चे की तरह कहता है कि शायद वो किसी वीडियो गेम के अंदर, और वो एक ठंडी सांस लेकर सोचती है कि इस बेकार एनिमेशन पेशेंट का क्या करे, क्या कुछ और बात करते हैं। वो उसे कहता है कि पॉजिटिव रहो क्योंकि ये जगह मैप में मार्क है, इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों जोर से हंसने लगते हैं कि अगर वो यहाँ से बचकर निकल गए तो कभी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास 30 मिलियन का चेक है जिससे वो जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। ट्रेसी जंग को बुलाती है और कुछ जलने के निशान दिखाती है। वो महसूस करती है और कहती है कि ये अभी गर्म है, इसका मतलब किसी ने थोड़ी देर पहले यहाँ आग जलाई थी। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद वो जंगली लोग हों, लेकिन लिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें बैटरी चलाना नहीं आता। इसका मतलब कुछ और लोग भी यहाँ खाना खा चुके हैं। और ट्रेसी आसपास देखकर कहती है कि उन्होंने भी यहाँ आराम किया था। इशिगाकी कहता है कि अब उन्हें पिरामिड के अंदर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक बंदा कहता है कि यहाँ ज्यादा सेफ है, लेकिन जंग कहता है कि उन्हें दो ग्रुप्स में बंटना चाहिए, एक अंदर जाएगा एक्सप्लोर करने और दूसरा बाहर रहेगा। इशिगाकी एक शर्त पर राजी होता है और टीम वो डिवाइड करेगा। वो ट्रेसी के साथ एक्सप्लोरेशन टीम लीड करेगा ताकि वो सेफ रह सके, और जिन भी उनके साथ होगी अपनी मेडिकल स्किल के लिए, जबकि एक और बंदा होगा जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। बाकी सब बाहर रहेंगे और अगर अंदर वाली टीम के साथ कुछ होता है तो वो उन्हें बचाएं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो येलो हेयर वाला बंदा जंग से पूछता है कि उसने उसे मना क्यों नहीं किया, और कहता है कि इशिगाकी को हटाने के लिए उसके साथ टीम बनाए ताकि वो सारी पावर ले सके। जंग मुस्कुराता है और सीधा मना कर देता है, कहता है कि वो ऐसे कीड़े मकोड़ों के साथ काम नहीं करना चाहता। जब वो बंदा अपनी बकवास जारी रखता है तो वो छुरी निकालता है और उसे धमकाता है कि अपना चेक दे। ये बंदा कहता है कि ये क्राइम है, लेकिन जंग कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसकी बात सच साबित होती है क्योंकि इकलौता गवाह तो अभी बाथरूम गया होगा। इसी दौरान दूसरी टीम अंदर आ जाती है और दीवारों पर लिखी हुई चीजें देखते हैं। इशिगाकी कहता है कि उन्हें किसी और आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत है। निंग समझने के लिए और आगे बढ़ता है। जैसे ही वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिन वो बातें सोचता है जो उसने निंग को बताई थी, और कहता है कि उसने जंग को अपने हेयर क्लिप से मार दिया जब उसने केव में उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, और अगर उसने चुपके से एंटीडोट ना दिया होता तो ये 7 दिनों में सीधा ऊपर चला जाता। उसने निंग को फोन किया था कि एंटीडोट के दौरान जंग को बहुत ज्यादा दर्द होगा, और वो सोचती है कि क्या वो वक्त अब करीब आ गया है। जैसे उसने पहले कहा, जग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो निंग से कहता है कि एरिया गार्ड करे। जब तक वो अपना दर्द हल्का करने जाता है तभी जंगली लोगों का एक ग्रुप वहां आ जाता है और सब घबरा कर भागने लगते हैं। जंग दर्द बर्दाश्त ना कर पाते हुए अपना पेट पकड़ता है और जमीन पे गिर जाता है। निंग को अचानक जिन की बात याद आती है और वो उसकी तरफ भागता है। जब जंगली जंग पर निशाना बनाते हैं जो होश में रहने की कोशिश कर रहा होता है, निंग वक्त पर पहुंच जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। येलो हेयर वाला बंदा एक स्विच दिखाता है और उसे खींचता है जिससे ऊपर से दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। निंग जंग के साथ जल्दी करता है और मुश्किल से अंदर आ जाता है बिना सिर के चुले। वो सब सांस रोक लेते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि अब वो बाहर नहीं जा सकते, और आवाज सुनकर दूसरी टीम वापस आ जाती है चेक करने। जंग निंग का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और दूसरे बंदों को डांटता है जो उन्हें बाहर बंद करने वाला था। वो बंदा कहता है कि मैं डर गया था और सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए पैनिक में दरवाजा बंद कर दिया। और इशिगाकी भी कहता है कि ये सही फैसला था। निंग उनसे पूछता है कि बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो कहता है कि अभी के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, इस पर सोच कर और एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करो, शायद कोई और क्लू मिल जाए। जिन अचानक निंग के बाजू में एक पर्पल चीज देखती है और उसका जायजा लेती है। जिन जल्दी से जंग की नाइफ उठाती है और उसका बाजू हल्का सा काट देती है, लेकिन फिर डर के मारे छुरी गिरा देती है। खून नहीं निकल रहा था, मतलब वो किसी खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन से इन्फेक्ट है। जिन रोकने लगती है अगर जहर उसके दिल तक पहुंच गया तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक जिंदा रहेगा। जंग धीरे से कहता है कि उसने तो ये सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि उसने उसे जंगलियों से बचाया था। जिन और जोर से रोती है, कहती है कि वो उसे बचाना चाहती है लेकिन यहाँ कोई दवाई नहीं है। जंग दर्द में रोते हुए भी उठता है और कहता है कि वो बाहर जाएगा, जंगलियों से इलाज लेगा। वो दरवाजे पर जोर से मारने लगता है। निंग कहता है कि वो अभी ठीक है, वो जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वो बाहर जा सके और जिन दवाई बना सके। इशिगाकी बाकी सबको कहता है कि इस वक्त निंग के पास सबसे अच्छा सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर, और सब उसके साथ चल पड़ते हैं। वो नीचे सीढ़ियां उतरता है और पास में पानी बहने की आवाज सुनते हैं। दीवारें गीली थी। ट्रेसी कहती है कि यहाँ अंडरग्राउंड स्ट्रीम हो सकती है। तभी उन्हें सीढ़ियों की आगे से रोशनी देती है, लेकिन वो पहुंच कर देखते हैं कि आगे एक हॉलवे है जो पानी में डूबा है। सिर्फ कुछ पिलर्स ऊपर तैर रहे हैं।
निंग अपना सिर पकड़ता है। उसे याद आता है कि उसने ये जगह पहले देखी है। तभी मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। जंग बताता है कि आवाज पानी से आ रही है और जाकर देखता है पानी में 4 लोग हैं। उनमें से एक बेहोश है। पीले बालों वाला आदमी मदद मांगता है, कहता है कि वो ज्यादा देर तक बेहोश आदमी को पकड़ नहीं पाएगा। इशिगाकी पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह अचानक यहाँ आ गया। पानी का लेवल बढ़ने लगता है और वो कहता है कि जो आदमी उसकी बाहों में है वो प्रोफेसर है, जंगलियों की लिखाई पढ़ सकता है और एग्जिट का रास्ता जानता है। जंग कहता है कि उन्हें इस ग्रुप को बचाना चाहिए। जिन से रस्सी लेता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से फेंक नहीं पाता। आदमी रस्सी में पत्थर बांधकर पानी में फेंक देता है। सब मिलकर उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। ग्रुप को वापस लाकर प्रोफेसर को जमीन पर लिटा दिया जाता है। ट्रेसी चेक करती है, सांस नॉर्मल है, बस बेहोश है। जंग कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है और उसे जगाने के लिए कहता है। प्रोफेसर उठता है और हंसते हुए बताता है कि लिखाई के मुताबिक एग्जिट सबसे ऊंचे पॉइंट पर है। वो सोचते हैं कि सबसे ऊंचा प्लेयर कौन सा है, लेकिन वहां तक सीधा तैरना मुश्किल है क्योंकि पानी बहुत ताकत से आता है। प्रोफेसर बताता है कि उसने पहले ट्राई किया था और बुरी तरह से चोट खाई थी और एंड्रू ने ही बचाया था। एंड्रे कहता है कि पानी हर 10 मिनट में गिरता है और बीच बीच में लेवल बदलता है। हर प्लेयर पर एक प्लेटफॉर्म है और उन्हें एक एक प्लेटफॉर्म तक तैर के जाना होगा। निंग कहता है कि ये आसान है, सीधी लाइन में जाना चाहिए। प्रोफेसर उसकी बात मानता है और सबको प्लान बताता है। अगले 5 मिनट में पानी पहले प्लेयर तक बढ़ जाएगा और वो बाहर तैर के जाएंगे। हर अगला प्लेयर पिछले से 10 मीटर ऊंचा था, मतलब हर बार वहां तक पहुंचने के लिए पानी 2 बार गिरेगा और पूरा सफर लगभग 1 घंटे में खत्म करना होगा। प्लान ये बना कि सबसे ताकतवर लोग पहले प्लेयर पर चढ़ेंगे और फिर रस्सी से बाकियों को ऊपर खींचेंगे। और इन बालों वाला कहता है कि जो आखिर में चढ़ेगा उसी को सबसे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए ऑर्डर तय करने के लिए लॉटरी होनी चाहिए। जिन मना कर दिए, अगर निंग जैसे कमजोर को आखिरी में भेजे तो वो नहीं बचेगा। वो आदमी ठंडे स्वर में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर निंग मर जाए। ये सुनकर जंग गुस्से में से लात मार देता है और हथियार छीन लेता है। आंद्रे और ट्रेसी जंग को पीछे खींचते हैं और हथियार तान देते हैं। इशिगाकी सख्त आवाज में चेतावनी देता है, टीममेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। आखिर में तय होता है कि ऑर्डर लॉटरी से ही निकलेगा। बदकिस्मती से ट्रेसी का नंबर आखिरी आता है। एक और ट्रेसी उसे तसल्ली देती है, लेकिन इशिगाकी उसका नंबर ले लेता है और वो खुद आखिरी में जाएगा। ट्रेसी शुक्रिया कहती है और मिशन शुरू होता है। पानी जैसे ही प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है, सब तैरना शुरू कर देते हैं। आंद्रे सबको पहले प्लेयर पर चढ़कर रस्सी नीचे फेंकता है। इशिगाकी ट्रेसी की मदद करता है और आंद्रे उसे ऊपर खींच लेता है। जंग और दूसरा आदमी खुद चढ़ जाते हैं। फिर एक और ट्रेसी को ऊपर खींचता है जब जिन की बारी होती है, लेकिन वो निंग को पहले जाने देती है। आखिर में सिर्फ मोटा आदमी और इशिगाकी रह जाते हैं। मोटे को ऊपर खींचते वक्त उन्हें जमीन कांपती हुई महसूस होती है। अगला पानी गिरने वाला था। बड़ी मुश्किल से मोटे को ऊपर चढ़ाया जाता है और अब सिर्फ इशिगाकी बचता है। आंद्रे रस्सी फेंकता है, लेकिन पानी गिरना शुरू हो जाता है। तेज करंट में इशिगाकी किसी तरह रस्सी पकड़ता है और सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। बिल्कुल वक्त पर थोड़ा आराम कर सब जगह के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर बताता है कि आर्किटेक्चर ग्लू नाम की सभ्यता से बनाया था, ताकत और हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए। ये साउथ अमेरिका की एक पुरानी सभ्यता थी जिसका अब कोई रिकॉर्ड नहीं बचा, बस कुछ पुराने साहित्य में नाम मिलता है। इशिगाकी पूछता है कि क्या इसका मतलब है हम साउथ अमेरिका में हैं? प्रोफेसर कहता है नामुमकिन है, ये भाषा ग्लून है, इसमें सिर्फ 20 अक्षर है। निंग पूछता है कि क्या जंगलियों का ताल्लुक इनमें से है, लेकिन प्रोफेसर इनकार करता है। वो ग्लून लोग बहुत बुद्धिमान थे और कुछ मानते थे कि वो अमर है। इशिगाकी पूछता है मयान ने उन्हें कैसे हराया। प्रोफेसर दुखी होकर कहता है अभी नहीं, एक दिन अचानक वो आइलैंड और उसके लोग गायब हो गए। तब निंग को दर्द उठा। कहता है कि उसने ये कहानी पहले सुनी है लेकिन याद नहीं आ रहा। जिन उसे तसल्ली देती है कि इलाज जल्दी मिल जाएगा। अगला पानी गिरते ही वो अगले पिलर तक तैर के जाते हैं और रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं। मोटे को अचानक एक गेट दिखता है। प्रोफेसर हैरान होता है, अभी तो हम सबसे ऊंचे पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। वो दीवार पर जुमला दोहराता है, जो सबसे ऊंचा पिलर तक पहुंचेगा उसे क्वाल्टर का रास्ता दिखेगा। निंग कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चढ़ना हो, वरना फिर पानी का इंतजार करना होगा। आंद्रे कहता है पहले वाला प्लान सही था। इशिगाकी भी मानता है कि शायद गेट तब तक ना खुले जब तक उसे ऊंचे पॉइंट तक ना पहुंचे, लेकिन निंग तर्क देता है कि तब तक पानी इस प्लेटफॉर्म और गेट दोनों को डुबा देगा। सब मान जाते हैं कि अभी गेट तक पहुंचना जरूरी है। वो हाई प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। आंद्रे सबसे पहले पहुंचकर बाकी को ऊपर खींचने लगता है। जंग चढ़ते वक्त फिसल जाता है और एक आदमी भी उसके साथ गिर जाता है। आंद्रे उन्हें ऊपर चढ़ाने को कहता है और पहले ट्रेसी को खींचता है। ट्रेसी गेट के पास जाकर देखती है, एक हाथ का निशान बना हुआ है। दूसरी ट्रेसी ऊपर चढ़ते हुए देखती है कि पहली ट्रेसी दरवाजा छूने वाली है और चिल्लाती है रुको, लेकिन देर हो चुकी होती है। गेट घूमता है और ट्रेसी दूसरी तरफ चली जाती है। नीचे वाले प्लेटफॉर्म का गेट खुल जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर कहता है ये ऑल्टर का गेट है जो तभी खुलता है जब कोई वॉरियर जान की कुर्बानी देता है। इशिगाकी कहता है कि नीचे वाला गेट असली एग्जिट है और पूछता है वहाँ कैसे पहुंचे जबकि गेट पानी में डूबा है। प्रोफेसर बताता है कि बटन दबाने के बाद पानी का लेवल रुक जाएगा और अगली बार गिरने पर ड्रेनेज सिस्टम चालू होगा। एक आदमी आइडिया देता है, सब रस्सी कसकर पकड़ते हैं। मोटे को मुश्किल होती है और वो बेहोश होने लगता है, लेकिन बचपन की यादें उसे हिम्मत देती हैं। वो रस्सी नहीं छोड़ता।
आखिरकार सब प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं और गेट क्रॉस करते हैं। अंदर हल्की रोशनी वाला हॉलवे है। प्रोफेसर 100 साल पुरानी सांप की खाल पहचानता है। इशिगाकी कहता है कि ये जगह खतरनाक है। निंग को तेज बुखार है। आंद्रे उसे उठाकर मदद करता है। तभी ट्रेसी कहती है, आगे देखो। वह ऑल्टर था, लेकिन एग्जिट के करीब होने का कोई निशान नहीं था। संग सुरंग ढूंढने दौड़ पड़ता है। बाकी उसके पीछे जाते हैं। वो ऊपर पहुंचते हैं और गेट पाते हैं। प्रोफेसर दीवार पर लिखे शब्द पढ़ता है, इंसानों ने रूल्स को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें सजा के तौर पर कुर्बानी देनी पड़ती है। ट्रेसी आगे बढ़कर ऑल्टर पर लेट जाती है। गेट खुलने लगता है, लेकिन प्रोफेसर रोकता है। ये रूल्स को धन्यवाद देने की जगह और इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। जंग भागते हुए मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोक देता है। वो समझता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र वेदी है जहाँ बलिदान देना जरूरी है। फिर वो ट्रेसी से उठने को कहता है। जैसे ही ट्रेसी उठती है, गेट फिर से धड़ाम से बंद हो जाता है। प्रोफेसर कहता है, अगर बाकियों को बचाना है तो हमें किसी को पीछे छोड़ना ही होगा। तभी एक लड़का आइडिया देता है, क्यों ना किसी बड़े पत्थर को वेदी पर रख दें। सबको ये ठीक लगता है और वो पत्थर ढूंढने लगते हैं। तभी मोटा लड़का चिल्लाकर बोलता है, अरे इधर देखो, पत्थर मिल गया। लेकिन जैसे ही एक लड़का बड़ा सा पत्थर उठाता है, वो हाथ में आते ही चूर चूर हो जाता है। प्रोफेसर बताता है कि ये पत्थर बहुत पुराने और कमजोर है, काम नहीं आएंगे। जैन फिर वेदी पर चाकू से वार करके चेक करती है और कहती है कि ये बहुत मजबूत है, लेकिन अकेले वो हिला नहीं सकती। इसी का कहता है, अब कोई चारा नहीं है, हमें किसी को पीछे छोड़ना होगा। पर सवाल ये था कि किसे। तभी पीले वाल वाला लड़का कहता है कि निंग बीमार है, उसे छोड़ देते हैं। जिन गुस्से में फट पड़ती है, लेकिन वो लड़का बार बार वही दोहराता है, निंग वैसे भी बेकार है और ना ही ठीक हो पाएगा और ना बाहर का सामना कर पाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इशिगा की भी उससे सहमत हो जाता है। सब वोट करते हैं और निंग को पीछे छोड़ने का फैसला होता है। लेकिन तभी यंग चाकू निकालता है और कहता है, अगर किसी ने निंग को छुआ तो सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। पीले बाल वाला लड़का आंड्रे से कहता है, निंग को नीचे रख दो, लेकिन आंड्रे साफ मना कर देता है। सोल्जर्स अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद यंग उस लड़के की जमकर धुनाई करता है और कहता है, अगर कोई पीछे रहना चाहता है तो वो यही है। बाकी लोग चुप रहते हैं और आखिरकार उस पीले बाल वाले लड़के को पीछे छोड़कर गेट के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर रास्ते में गुजरते हैं और प्रोफेसर सोचता है कि यंग को लोगों की मानसिकता की गहरी समझ है। उसे पता था कि किसी को भी वो लड़का पसंद नहीं और ट्रेसी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक खुद ना चाले। सब बाहर पहुंचकर खुश होते हैं, एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं। जिन आसपास जड़ी बूटी ढूंढने लगती है, उसे यकीन है कि सांप के घोंसले के पास ही दवा मिलेगी। निंग की हालत थोड़ी सुधरती है, बस आराम की जरूरत है। पंग अंडे की मदद से कुछ बड़े पत्थर हटाता है ताकि बाद में पीले बाल वालों को बचाया जा सके। बाकी लोग काम बांट लेते हैं। मोटा लड़का और दूसरे खाने की तलाश में निकलता है। ट्रेसी आसपास नजर रखती है, जबकि इशिगाकी और प्रोफेसर पेड़ों से हथियार बनाते हैं। उस मंदिर में छोड़ा गया लड़का होश में आता है और देखता है कि सब जा चुके हैं। बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो घबरा कर रोने लगता है। तभी पीछे से डरावनी आवाज आती है, कुछ बहुत बड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बाहर ने धीरे धीरे होश में आता है। इस बीच आंड्रे और यंग पत्थर उठा रहे होते हैं। तभी उन्हें उसकी चीख सुनाई देती है। जिन खुश होती है कि दवा काम करेगी, लेकिन तभी मोटा लड़का भागते हुए आता है। उसके पीछे एक विशाल अजगर है और सब भागने लगते हैं। ट्रेसी पेड़ों से टार्जन की तरह उछलती हुई आती है और गोली मारकर अजगर को दूर कर देती है और वो पूछती है कि दूसरा लड़का कहाँ है। मोटा लड़का बताता है कि वो चट्टान से गिर गया। अजगर फिर हमला करता है, लेकिन यंग समय पर लात मारकर बचा लेता है। चंग चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है, मगर अजगर उसे झटका देकर नीचे फेंक देता है। वो झील में गिरता है और बच जाता है। झील में यंग दूसरे लड़के को किनारे लाकर होश में लाता है। तभी उसके हाथ पर जोंक चिपक जाती है। लाइटर से उसे जलाकर हटाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि दूसरे लड़के के पूरे शरीर पर जोंके हैं, जिन्हें एक एक करके हटाना पड़ता है। दोनों फैसला करते हैं कि जल्दी बाकी ग्रुप को ढूंढना होगा। तभी उनके चारों तरफ बैंगनी रंग के बुलबुले उड़ने लगते हैं। दूसरा लड़का चेतावनी देता है कि उन्हें मत छूना, लेकिन यंग शरारत में फोड़ देता है और उसमें से मीठी खुशबू निकलती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बाकी ग्रुप भी उस जगह पहुंचता है, जिन समझ जाते हैं कि ये जहरीले धुएं से बने हैं। तभी निंग यंग और दूसरे लड़के को देखकर उनकी तरफ दौड़ता है। कुछ देर में दोनों होश में आते हैं। अब सब बैठकर प्लान बनाते हैं। पीला लड़का शायद मर चुका है, अब खाना ढूंढना होगा। तभी अचानक उनके पास एक तीर आकर लगता है और चारों तरफ से आदिवासी घेर लेते हैं। प्रोफेसर उनकी भाषा में बात करता है। सरदार पूछता है कि वो एक आंख वाले आदमी को कैसे जानते हैं जो उनकी भाषा बोल सकता है। फिर एक हाथ वाला आदिवासी सुझाव देता है कि जिनको मौका देना चाहिए। सब अंदर जाते हैं, सरदार से मिलते हैं। जिन चेक करती है और बताते हैं कि सरदार को मलेरिया है, इलाज आसान है, पानी और दवा देते रहना। ये दवा सिकोना की पेड़ की छाल से मिलती है, जो आमतौर पर गहरे नम और घने रेन फॉरेस्ट में उगता है। क्योंकि वो लोग साउथ अमेरिका में है, इसलिए पेड़ आसपास के जंगलों में मिल सकता है। प्रोफेसर बताता है कि सरदार ने 3 लोगों को इसे ढूंढने भेजा है, बाकियों को बंधक रखा जाएगा। अगर सूरज निकलने से पहले दवा नहीं मिली तो सबको मार दिया जाएगा। थोड़ी चर्चा के बाद तय होता है कि जिन जरूर जाएगी, क्योंकि वही पेड़ पहचान सकती है। उसके साथ ट्रेसी सुरक्षा के लिए जाएगी।
और तीसरा होगा आंड्रे। आंड्रे जैंग से उसका चाकू मांगता है, लेकिन निंग कहता है कि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। डोंग मान जाता है और चाकू दे देता है। बाद में ने यंग से पूछता है कि क्या वो तीनों ठीक रहेंगे। यंग बस कहता है कि पता नहीं और भगवान से प्रार्थना करता है। उधर प्रोफेसर दीवार पर बनी लिखावट पढ़ रहा है। वो बताता है कि आदिवासी गुलान नागा को भगवान मानते हैं। जब भी मलेरिया की महामारी फैलती है, वो डर के मारे बीमारी लोगों को गुलान की वेदी पर चढ़ा देते हैं। लेकिन 10 साल पहले कुछ सैनिक आए, इन आदिवासियों को मार डाला और ज्वालामुखी में फंसा दिया। फिर एक दिन एक आंख वाला आदमी, जिसे ये लोग प्रोफेसर का गुरु मानते हैं, जिंदा पहाड़ से बाहर आया। वो उनकी भाषा जानता था और इलाज भी करता था, इसलिए आदिवासी उसे सरदार के इलाज के लिए जिंदा रखते रहे। कहा जाता है कि वो यही उनकी बस्ती में बस गया। लेकिन एक दिन रहस्यमय जहाज यहाँ आया और वो आदमी गायब हो गया। बारिश में जिन, ट्रेसी और आंड्रे उस पेड़ की तलाश कर रहे हैं। आंड्रे पूछता है कि ये कैसा दिखता है। जिन बताती है ऊंचाई 5 से 15 मीटर और दूर से देखने पर हरे लाल रंग मिले जुले। तभी जिन चिल्लाती है उसे पेड़ मिल गया। तीनों दौड़ते हैं। इसी बीच प्रोफेसर कहता है कि हो सकता है मेरा गुरु जिंदा हो। राकी हैरान रहता है और बोलता है कैसे, मैं तो उसके अंतिम संस्कार में था। प्रोफेसर बताता है गुलान पर रिसर्च में पैसों की कमी से काम रुक गया था। फिर एक दिन उसका गुरु लौटा और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसने कहा पैसे किसी प्राइवेट ग्रुप ने दिए हैं, लेकिन बात ही गुप्त है। एक शर्त थी, मौत के बाद खून का दान, इसलिए उसके शरीर को ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए और सीधा उस ग्रुप को दे दिया गया। प्रोफेसर को शक तब हुआ जब उसे याद आया कि गुरु की मौत 2 साल पहले हुई थी। वो उससे मिलने गया था और उसके घर के बाहर उसका कुत्ता मरा पड़ा था, लेकिन गुरु बिल्कुल शांत था। उसने कुत्ते को इंजेक्शन लगाया और कुत्ता फिर से जिंदा हो गया। गुरु ने कहा आधुनिक दवा से जिंदगी और मौत को कंट्रोल किया जा सकता है। वो एक ऐसी दवा पर काम कर रहा है जिससे मौत का नाटक किया जा सकता है, सिर्फ मजे के लिए। ये सुनकर निंग कहता है गुरु की मौत का राज ही इस बात की चाबी है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। वो पूछता है कि वो रहस्यमय ग्रुप कौन था जिसने नकली मौत वाली दवा बनाई थी, और वो सभ्य लोग कौन थे जो उनसे पहले यहाँ आए थे और ज्वालामुखी में क्या कर रहे थे। पहले उन्हें सरदार को ठीक करना था ताकि वो यहाँ से निकलकर ज्वालामुखी में जा सके। जवाब तो बस वही मिल सकता था। इसी बीच जिन और बाकी लोग पेड़ की छाल इकट्ठा कर रहे थे दवा बनाने के लिए। तभी ट्रेसी ने आंद्रे के पास बंदूक चलाई। आंद्रे ने देखा कि कोई अजीब सा जानवर भाग रहा है। ट्रेसी बोलती है कि वो उस पर हमला करने वाला था। जिन चिल्लाई कि सब लोग देखो वो कहाँ इशारा कर रही है। तो सब ने लाल आंख वाले और भी बंदर जैसे जीव देखे जो चारों तरफ से घेर रहे थे। गुफा में जंगली लोग बाकी कैदियों को ले जाते हैं, जबकि सूरज भी नहीं निकला था। फैटी उनसे कहता है कि जिन और बाकी लोग दवा लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो सबको फांसी की जगह पर ले जाते हैं। फैटी डर के मारे रोने लगता है और उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। प्रोफेसर कहता है कि सबको हिम्मत दिखानी होगी क्योंकि जंगली बहादुर लोगों को पसंद करते हैं और डरपोक को मार देते हैं। सच में एक जंगली फैटी को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी जिन और बाकी लोग लौट आते हैं। बाद में सब जमकर खाना खाते हैं, लेकिन फैटी अचानक उठकर चिल्लाने लगता है कि वो मर गया है। जिन दवा तैयार करती है और सरदार को देती है। सरदार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नेता जिन का शुक्रिया करता है और कहता है कि वो उन्हें ये इलाज सिखा देगी ताकि आगे इंसानों की बलि ना देनी पड़े। बूढ़ा आदमी भी उसका धन्यवाद करता है और बताता है कि एक आंख वाला आदमी कभी इलाज नहीं सिखाता था, लेकिन जिन बहुत अच्छी है। वो उसे यहाँ से पहाड़ तक का रास्ता भी बता देता है। जिन उसे जंगल में दिखने वाले बंदर जैसे जीवों के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि उन्हें उन सभ्य लोगों ने छोड़ा था जो पहले यहाँ आए थे। वो ये भी कहता है कि अगर उन बंदरों ने काट लिया तो इंसान वैसा ही बन जाएगा। जिन बाकी सब को ये बताती है तो प्रोफेसर कहता है कि ये विज्ञान से परे है। निन कहता है कि हो सकता है ये बंदर उस प्राइवेट ग्रुप के प्रयोग का नतीजा हो जो अमरता की तलाश में था। प्रोफेसर को अपने ग्रुप पर भरोसा टूटने का दर्द होता है, जिसे इशिगा की संतावना देता है। सब फैसला करते हैं कि पहाड़ जाकर सच पता करेंगे। अगले दिन जंगली लोगों के साथ मछली पकड़ने जाता है, लेकिन बस एक छोटी सी मछली पकड़ पाता है। जिन बूढ़े आदमी को सर्दी खांसी का इलाज सिखाती है। जंग बूढ़े से पाइप मांगता है, लेकिन वो कहता है कि ये उसके लिए बहुत तेज है। सच में जंग एक कश लेते ही बेहोश हो जाता है और सपनों में हसीनाओं को देखने लगता है। बूढ़ा हंसते हुए कहता है कि वो रात को उठेगा। शाम को सब जंगली लोगों के त्योहार में शामिल होते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही शराब पीते हैं उन्हें पता चलता है कि ये बहुत तेज और गर्म है। जिन तो एक घूंट में ही नशे में चूर हो जाती है और नेता हंसकर सबको मजे करने को कहता है। इशिगाकी उससे पूछता है कि क्या वो कल ज्वालामुखी के लिए कोई गाइड दे सकता है, और बूढ़ा आदमी को साथ जाने का वादा करता है। आंद्रे जंगली लोगों को तीरंदाजी करता देख हिस्सा लेने का सोचता है। नेता कहता है कि अगर वो जीता तो उसे एक आंख वाले आदमी का क्रोसबो मिलेगा और अगर हारा तो अपनी टोपी देनी होगी। नेता पहले तीर मारता है और लकड़ी में गड़ा देता है। आंद्रे तीर मारने से पहले टोपी उतारता है, जिससे उसके लंबे औरत जैसे बाल दिख जाते हैं और टोपी नेता को देकर कहता है कि जीतू ये हारू, ये तुम्हारी है। फिर वो तीर चलाकर नेता के तीर को चीर देता है और जीत जाता है। फिर जेब से दूसरी टोपी निकाल कर पहन लेता है। रात में जंग उठकर बाहर आता है जहाँ सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उसे आवाज सुनाई देती है और वो पीछा करता है। जहाँ
जहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बी बंदर एक जंगली को घायल कर रहे हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है। निंग आता है और बताता है कि अब बंदरों का निशाना वही है। नेता और आंद्रे भी आते हैं और तीर चलाकर बंदरों को भगा देते हैं जिन घायल की मदद करने जाती है। लेकिन बूढ़ा कहता है कि अब देर हो चुकी है, वो भी जल्दी बंदर बन जाएगा। नेता उसे उठाकर लेके जाता है ताकि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दफना दे, लेकिन घायल अचानक जागता है और उसके हाथ पर काट कर भाग जाता है। बाकी लोग पूछते हैं कि हाथ को क्या हुआ, तो वो कहता है कि गिर कर चोट लग गई है। जंगली लोग घायल को खोजने लगते हैं और जिन उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। वो कहती है कि ये घाव खरोच से ज्यादा चाकू की वार जैसा है, लेकिन वो बात टाल देता है। इशिगाकी कहता है कि उन्हें जल्दी पहाड़ के लिए निकलना चाहिए और बताता है कि उसने आंद्रे के साथ हफ्ते भर का खाना इकट्ठा कर लिया है। मिंग बूढ़े से पूछता है कि क्या और कोई इन बंदरों से घायल हुआ था, तो वो कहता है कि सब मर गए, यहाँ तक कि उसका बेटा भी। उसे भी काटा गया था, लेकिन एक आंख वाले आदमी ने तुरंत उसका हाथ काट दिया था, इसलिए वो बच गया। अगले दिन जब वो पहाड़ जाने के लिए निकलते हैं तो बूढ़ा आदमी माफी मांगता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता। तभी शोर सुनाई देता है और वो बताता है कि आज नया सरदार चुना जा रहा है। वो उन्हें भी आने को कहता है। जब वो मना करते हैं तो बूढ़ा आदमी जबरदस्ती ले जाता है। समारोह में पुराना सरदार अपने खून का कटोरा भरता है और नया नेता उसे पी लेता है। तभी बूढ़ा पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी बंदर का अंग खा ले तो वो तुरंत बदल जाएगा। वो बताता है कि नेता ही उसके बेटे के साथ ऐसा करने वाला था और अब उसने बदला ले लिया है। सच में नेता तुरंत बदल कर ज़ॉम्बी बंदर बन जाता है और सब भागने लगते हैं। बूढ़ा रोते हुए पागलों की तरह हंसता रहता है। फैटी और प्रोफेसर किसी तरह जंगल में भागते हैं और हाफते हुए सोचते हैं कि बाकी लोगों को क्या हुआ, क्योंकि भगदड़ में सब अलग हो गए थे। प्रोफेसर कहता है कि अगर ज्वालामुखी तक पहुंच गए तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। तभी अचानक कोई आवाज आती है और सब डर के मारे कांप जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस निंग है। सब हालात पर चर्चा करते हैं और तभी पैरों की आहट सुनाई देती है तो सब झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि जिन भाग रही है और वो उससे मिलने ही वाले थे कि अचानक उसका पैर रस्सियों में फंस जाता है। तभी जंगली लोग आ जाते हैं, लेकिन जंगली लोग उसे मारते नहीं क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। भले ही उनके नेता ने मना किया था। वो उसे ज्वालामुखी की तरफ इशारा करके जल्दी जाने को कहते हैं। बाकी तीनों लोग छुपे रहते हैं क्योंकि उन्हें पक्का नहीं पता कि जंगली लोग उन्हें भी छोड़ेंगे या नहीं। जब जंगली लोग चले जाते हैं तो वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा नक्शा पड़ा है जिसमें ज्वालामुखी का रास्ता बना है। वो चर्चा करते हैं और फिर किनारे पर जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं क्योंकि जंगली वहाँ नहीं आएंगे। सब रात को बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक निंग को अतीत की कुछ बातें याद आती हैं। वो जहाज से धक्का देकर गिरा दिया गया था और कोई आदमी उससे मदद की गुहार कर रहा था, लेकिन जब वो वापस नाव पर आया तो सारे लोग गायब थे। वो खुद से माफी मांगता है कि वो उस आदमी को बचा नहीं सका। फैटी और प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसके याददाश्त के कुछ टुकड़े वापस आ रहे हैं। तभी वो देखता है कि किनारा छोटा हो रहा है। प्रोफेसर कहता है कि ज्वार आ रहा है, यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जैसे उठते हैं मगरमच्छ दिखाई देते हैं। निंग कहता है कि ज्वार उतरने का इंतजार करना ठीक रहेगा, लेकिन फैटी डर के मारे भाग जाता है जिससे मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो किसी तरह बचकर जंगल में पहुंच जाता है और एक रस्सी पाता है। तभी उसकी टक्कर जंग से हो जाती है जो बीड़ी पी रहा होता है। जंग उसे चुप रहने को कहता है और बाकी लोगों के बारे में पूछता है और वो सच सुनकर गुस्सा हो जाता है कि फैटी अपने दोस्तों को छोड़कर भाग गया। तभी ज़ॉम्बी बंदरों का झुंड आ जाता है और दोनों को घेर लेता है। जंग फैटी को कहता है कि वो वापस किनारे पर जाकर बाकी लोगों की मदद करे, खासकर निंग की, जबकि वो बंदरों को रोकता है। फैटी वापस किनारे पर जाता है और देखता है कि प्रोफेसर और निंग पेड़ पर लटके हुए हैं ज्वार और मगरमच्छ से बचने के लिए। निंग उसे पत्थर बांधकर रस्सी फेंकने को कहता है और फिर दोनों पेड़ों को रस्सी से जोड़कर उस पर चढ़ जाते हैं। प्रोफेसर पहले जाता है लेकिन देखता है कि रस्सी नीचे झुक रही है तो जल्दी कूद जाता है। निंग भी जाता है मगर मगरमच्छ लगभग पकड़ ही लेते हैं। तभी जंग आकर मगरमच्छ से लड़ता है, लेकिन सब देखते हैं कि जंग की आंखें बदल चुकी हैं, वो भी संक्रमित है। प्रोफेसर उसे धन्यवाद देता है लेकिन साथ ना जाने को कहता है। निंग कहता है कि लैब में शायद इसका इलाज मिल जाए क्योंकि वो अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। अगले दिन जिन सबसे पहले ज्वालामुखी देखती है और वहाँ दौड़ने ही वाली होती है कि पीछे से कोई आता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। सब दौड़ कर आते हैं लेकिन वो तो बस इशिगाकी और दूसरा आदमी है जो मटर गश्ती करते हुए खा रहे होते हैं। अटैक और अंदर भी आ जाते हैं लेकिन उनके साथ बंदर भी आ जाते हैं। सब भागते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। ट्रेसी कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 गोलियां बची हैं तो अब सावधान रहना होगा। जिन कहती है कि हमें वापस जाकर खाना और सामान लेना होगा क्योंकि ज्वालामुखी सुनसान होगा। इशिगाकी टीम को काम बांट देती है जिनको औषधीय पौधे लाने हैं, आंद्रे को सुरक्षा संभालनी है और ट्रेसी और दूसरा आदमी खाने की तलाश करेंगे। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और जिन मनी मन में निंग की सलामती के लिए दुआ करती है। उधर निंग दलदल से घिरा हुआ है और चट्टान पर चढ़कर रास्ता ढूंढने का सोचता है। फैटी और प्रोफेसर जंग से दूरी बनाकर चलते हैं लेकिन निंग जंग को भाई जैसा मानता है और छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार सब साथ रहने का फैसला करते हैं क्योंकि अकेले सफर करना खतरनाक है। इधर आंद्रे जिन से पूछता
पूछता है कि उसने दलदल कैसे पार किया। जिन बताती है कि जैसे ही वो फंसी जंगली लोग आ गए और पत्थर फेंक कर सुरक्षित रास्ता दिखाया। आंद्रे हंस पड़ता है। जिन आंद्रे और ट्रेसी से भी पूछती है। आंद्रे कहता है उसके लिए ये आसान था, जबकि इशिगाकी ने लकड़ी और बैल से साइबोर्ड बनाया था। दूसरी तरफ आदमी कहता है आंद्रे को ट्रेसी से लगाव है, लेकिन ट्रेसी यकीन नहीं करती। फिर उसे याद आता है कि कई साल पहले एक मिशन में उसके एरिक इनोव नाम के रूसी को मारा था। इशिगाकी कहता है कि आंद्रे का सरनेम भी इवानोव है, तो ट्रेसी शक करने लगती है कि कहीं दोनों रिश्तेदार तो नहीं। तो मनी मन में तय करते हैं कि उस पर नजर रखेगी। ग्रुप चट्टान चढ़ते हुए ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा था। निंग को अभी भी जिनकी चीख सुनकर चिंता होती है और वो उससे सुरक्षित होने की दुआ कर रहा था। रास्ते में उन्हें एंड्रो और ट्रेसी का छोड़ा हुआ खाने का बैग मिल जाता है। ये देखकर निंग को शक होता है कि आगे खतरा हो सकता है। वो बताता है कि उसने दलदल के पास गोलियों की आवाज सुनी थी। फिर वो ज्वालामुखी की तरफ इशारा करके कहता है कि हमें जल्दी पहुंचना होगा ताकि एंटीट्यूड मिल सके, खासकर जंग के लिए जिसकी हालत बिगड़ रही थी। जिनका ग्रुप भी ज्वालामुखी पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की तेज गर्मी सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। एंड्रो चेतावनी देता है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी और बढ़ेगी। जिन थोड़ा रुक कर पानी पीने का सुझाव देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि इशिगाकी कहीं गायब है। परेशान होकर वो उसे बुलाने लगते हैं। एंड्रो अकेले ही खोजने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे साथी की आवाज आती है और वो भी अचानक गायब हो जाता है। ट्रेसी को एंड्रो पर शक होता है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी जिन की चीख सुनाई देती है और सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वो दलदल में फंसी होती है। किसी तरह से वो निकलती है और पास में बेहोश पड़ा इशिगाकी भी मिल जाता है। दूसरा ग्रुप भी ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जंग चक्कर खाकर गिरने लगता है। निंग उसे हौसला देता है और पास के गर्म पानी में नहाने को कहता है ताकि तबीयत सुधर जाए। प्रोफेसर इलाके के जियोथर्मल संसाधन देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन नहाते नहाते उसे तेज ठंड लगने लगती है। निंग को शक होता है कि मलेरिया है और याद करता है कि जिनके पास उसका इलाज करने वाली जड़ी बूटियां हैं। वो जल्दी से उसे ढूंढने का सोचता है। जिन इशिगाकी का ध्यान रख रही थी। तभी भूखे दूसरे साथी को वो अपना आखिरी सेब दे देते हैं। वो आधा सेब खाकर इशिगाकी के लिए बचा देता है। ये देखकर जिन भावुक हो जाती है। वो कहता है कि उसके वैदिक दादाजी ने उसे सिखाया था कि दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। तभी निंग, फैटी और बाकी लोग खाने के साथ वहाँ पहुँचते हैं। निंग जिन को जंग और बीमार प्रोफेसर के बारे में बताता है। सब परेशान हो जाते हैं। निंग कहता है पहले प्रोफेसर का इलाज करे, लेकिन जिन तय करती है कि वो दोनों की मदद करेगी। वो एंड्रे और निंग मिलकर गुफा में जाते हैं, लेकिन वहाँ मरीज गायब मिलते हैं। पास में सिर्फ जंग का छोड़ा हुआ चाकू मिलता है, जिससे निंग को शक होता है कि उन्हें रिसर्च लैब में ले जाया गया है। गुफा में इशिगाकी होश में आता है। जिन उसे हालत बताती है। वो कहता है कि वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा, लेकिन जिन कहती है कि ये तो टीम वर्क है। इशिगाकी को लगता है कि यहाँ टेक्नोलॉजी और दौलत किसी काम की नहीं है, असली चीज तो जीना है। ग्रुप एक जियोथर्मल पावर प्लांट पर पहुंचते हैं और उसकी आधुनिक बनावट देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सरकारी मदद से बनाया गया होगा। इशिगाकी कहता है कि हमें बंदरगाह ढूंढना चाहिए, लेकिन अभी बहुत खतरा है, इसलिए पहले लैब देखते हैं। अंदर उन्हें एक मरा हुआ रिसर्चर और सुपर कंप्यूटर मिलते हैं। इशिगाकी हैक करके थोड़ी जानकारी निकालता है और सबको अलग अलग काम सौंपता है। ट्रेसी, जिन और फैटी बायोकेमिकल एरिया में जाते हैं, जहां उन्हें कंटेनर में बंद ज़ॉम्बी बंदर और एक एंटीडोट मिलता है, लेकिन फैटी डर कर बाहर ही रुक जाता है। वहीं निंग, जिनांग और एंड्रे दूसरी तरफ जाकर स्पेस सूट और मिलिट्री आईडी पाते हैं। उन्हें शक होता है कि ये खतरनाक अमृता वाला रिसर्च सरकारी है। दूसरे साथी को तनाव से पुराना मानसिक रोग महसूस होने लगता है। वो याद करता है कि कैसे एक बास्केटबॉल मैच में उसने आपा को खो दिया था। इशिगाकी के कहने पर वो रेस्टोरेंट नाम वाले हिस्से में चला जाता है। जिनकी टीम और मिंग की टीम अपने अपने रास्ते से घूमते घूमते आखिरकार लैब के अलग अलग हिस्से में पहुंच गई। जिन वाली टीम को ज़ॉम्बी बंदरों से भरी कंटेनर और एक एंटीडोट मिल गया, जबकि मिंग और आंद्रे वाली टीम एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पर पहुंच गई, जहाँ टेबल पर बैठे लोगों के कंकाल थे, जैसे वो खाते खाते अचानक मर गए हों। आंद्रे ने एक लाश चेक की तो पता चला कि ये बाकी पुरानी लाश जैसी नहीं है, ये काफी नई है। निंग को उस आदमी की जेब से एक कार्ड मिला, जिससे पता चला कि वो रिसर्च फैसिलिटी का सुपरवाइजर था। नाम था यासु। उसी कार्ड से उन्होंने बाकी बंद दरवाजे भी खोल लिए और एक नोटबुक भी मिली, लेकिन उसमें ज्यादातर पन्ने फटे हुए थे। तभी बाहर से कोई आवाज आई। आंद्रे चेक करने गया और निंग नोटबुक का आखिरी पन्ना देखने लगा। इसी बीच जिंग इंसानों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट देखकर परेशान हो रही थी। तब एक पिलर के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। ट्रेसी ने जिन से कहा कि इस दुनिया में सब ताकतवर ही मायने रख और गरीबों का हमेशा शोषण होता है। पिलर के पीछे खड़ा शख्स अचानक ग्रेनेड फेंक देता है। सब झुक कर बसते हैं। ट्रेसी जिन और फैटी को सीढ़ियों के नीचे छुपा देती है और कहती है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। वो शक करती है कि आंद्रे ने ही हमला करवाया है, लेकिन बाकी लोग मना करते हैं। जिसके बाद ट्रेसी एक दरवाजा दिखाती है, जिससे वो लोग भाग सकते हैं। फैटी, जिसके पास एक एक्सेस कार्ड है, हिम्मत करके सबसे पहले भागता है, लेकिन गले में एक तीर लग जाता है। फिर वो भी दौड़कर दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी निकल सके। जैसे ही लड़कियां निकलती हैं, एक और ग्रेनेड फैटी पर गिरता है और धमाके में उसकी मौत हो जाती है। जिन रो पड़ती है, लेकिन ट्रेसी उसे खींच खींच कर आगे ले जाती है।
है। वो एक और कमरे में छिपते हैं, लेकिन वो रहस्यमय आदमी उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो वॉशरूम में छिपते, तभी बाहर से जहरीली गैस अंदर जाने लगती है। दरवाजा बाहर से बंद है। गैस सहन न कर पाने के कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो शख्स उन्हें ट्रॉली में डाल कर ले जाता है। दूसरी तरफ निंग और बाकी कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और इशिगाकी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वो बताता है कि हमला आंद्रे ने करवाया है और वही दोनों बेहोश लड़कियों को लेके जा रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो पूरे कंट्रोल में है। निंग कहता है कि पहले आंद्रे का लोकेशन ढूंढना होगा। निंग इशिगाकी को वो नोटबुक देता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे थे। इशिगाकी सोचता है कि ये पासवर्ड हो सकते हैं और सिस्टम में डाल देता है, जिससे कुछ नए एरिया अनलॉक हो जाते हैं। तभी जमीन से एक स्कैनर निकलता है जो सेकंड लेवल अथेंटिकेशन के लिए हाथ का स्कैन मांगता है। सुपरवाइजर का हैंडप्रिंट जरूरी है वरना सिस्टम खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। निंग अपने साथी को प्लान बताता है। कैफेटेरिया से सुपरवाइजर की लाश लाकर स्कैनर पर हाथ रखना है। आम आदमी को वहां से आने जाने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वो एथलीट है तो समय काम पर हो सकता है। रास्ते में उसे बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन निंग और इशिगाकी के हौसले से वो दौड़ता रहता है। कैफेटेरिया पहुंचकर वो बड़ी मुश्किल से लाश को उठाता है और कंट्रोल रूम की ओर भागता है। रास्ते में आंद्रे सामने आ जाता है, लेकिन वो बिना रुके दौड़ता रहता है और टाइम पर लाश का हाथ स्कैनर पर रख देता है।